सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है? जब एक यंग कपल 1 साल तक एफर्ट करता है प्रेग्नेंट होने के लिए और वो कंसीव नहीं कर पाता तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। या किसी कपल का अगर पहले ऑलरेडी एक बच्चा है और वो लास्ट 6 मंथ से ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए और कंसीव नहीं कर पाता है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब एक इनफर्टाइल कपल आता है तो उसको हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं तो उनके मन में शंका होती है कि हमारे क्यों टेस्ट कराए जा रहे हैं और कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं जो हमें कराने चाहिए, कहीं अननेसेसरी टेस्ट तो नहीं हो रहे हैं हम लोगों में। तो मैं आज उसी पर फोकस करूँगी कि कंसेप्शन कैसे होता है और कौन कौन से टेस्ट कराने आवश्यक होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ये नॉर्मल एक लेडी के अंदर ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है और ये वेजाइना है जो एज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन होता है। तो इन तीनों अंगों का मतलब ठीक से समन्वय से काम करना मीन्स ओवरी का एग बनाना, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी मीन्स पेटेंट होना और उसके बाद यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होना, ये बहुत ज़रूरी होता है एक फ़ीमेल में प्रेगनेंसी पाने के लिए। और सेकेंडली हस्बैंड में स्पर्म्स कम से कम 20 मिलियन काउंट उनका होना चाहिए हर इजैकुलेशन में और 40 to 50% उसमें से एक्टिव होने चाहिए। जब एक कपल कॉपुलेशन करता है तो स्पर्म्स यहाँ डिपॉजिट होते हैं। ये स्पर्म्स फिर ऊपर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। यहाँ से जब ओव्यूलेशन का समय होता है एग इस ट्यूब में एंटर करता है और इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है जो एम्ब्रियो ट्यूब में से होता हुआ यूट्रस के अंदर जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। और ये नॉर्मली इम्प्लांटेशन का डे वही होता है जिस दिन पेशेंट को दोबारा से मेंसेस आने हैं। तो कई पेशेंट्स में इम्प्लांटेशन डे में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से मीन्स जब प्रेगनेंसी अचीव करनी है अगर किसी पेशेंट को तो स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए मेल पार्टनर में, पेशेंट की ट्यूब्स खुली होनी चाहिए ताकि ये स्पर्म्स इसमें से जा सकें और ओवम इसमें पास हो सके और ओवरी को एग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन 4 चीज़ों के लिए हमें क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं कि अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि फ़ीमेल में एग बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है। हार्मोन्स में जो मेनली ज़रूरी होते हैं वो FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 4 हार्मोन्स हैं जो चाहिए होते हैं ओव्यूलेशन को ठीक से होने के लिए। और उसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे फॉलिकुलर स्टडी कहा जाता है। उसमें हम सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डे 8th ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड टू अप टू 15th और 16th डे डिपेंडिंग ऑन द डे एट विच ओव्यूलेशन हैपन्स। उसके बाद एक ट्यूब्स का टेस्ट होता है जिसे HSG कहा जाता है। इसमें दवाई डालकर कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालकर एक्सरे खींचा जाता है जिसमें वो पिक्चर आ जाती है कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। जब हम HSG करते हैं तो उसकी पिक्चर इस तरह से दिखाई देती है कि मीन्स ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, ये हम एक्सरे में क्लियरली देख पाते हैं। तो इस तरह की पिक्चर नॉर्मली आती है जिसमें जो डाई डाली जाती है यूट्रस में तो ये यूट्रस की अंदर की कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्यूब्स में से दवाई पास होकर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ट्यूब्स भी पेशेंट की खुली हैं। और थर्ड है सीमन एनालिसिस जो पेशेंट में हस्बैंड में किया जाता है। अगर किसी के हस्बैंड में काउंट कम होता है या उसकी वॉल्यूम कम होती है या मान लो उसमें जो मोटिलिटी है वो कम होती है तो कुछ हार्मोन्स टेस्ट हस्बैंड में भी कराए जाते हैं जैसे थायराइड टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और अगर उसमें काउंट 0 है या बहुत ही ओलिगोएस्थेनोजोस्पर्मिया है तो उसके साथ साथ हम FSH और LH टेस्ट भी कराते हैं।
टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें से, जो ज़रूर होना चाहिए। अगर काउंट्स कम है, वॉल्यूम कम है और उसमें चलने की मतलब स्पर्म्स मोटाइल कम है। इसके अलावा अगर सीमेन में हमें पस सेल्स नज़र आते हैं, नॉर्मली बिल्कुल भी पस सेल्स नहीं होने चाहिए सीमेन में, अगर हमें पस सेल्स नज़र आते हैं तो उसका कल्चर भी ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो रूटीन हम टेस्ट करते हैं जैसे ब्लड ग्रुप है, हीमोग्राम है, HIV, HbS, HCV या VDRL, ये इन्फेक्शन के टेस्ट हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ में ये इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप ज़रूरी होता है कि आगे जो कंसेप्शन हो रहा है उसका अगर मदर का नेगेटिव है तो हमें पहले से ही वॉच रखना पड़ता है, या वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है फीमेल का तो उस पर भी हमें पहले से ही नज़र रखनी पड़ती है। और हमें साथ में ये भी पता चल जाता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है किसी भी प्रकार से, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। नॉर्मली जब फीमेल में ओव्यूलेशन होती है, एक नेचुरल कैसे पता चलता है कि फ़ीमेल को कि हमारे में ओव्यूलेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो उसका मेथड होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ओव्यूलेशन के बाद वो 0.5 डिग्रीज़ बढ़ जाता है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ में अगर किसी फीमेल का टेम्परेचर 0.5 मतलब 14वें दिन के बाद 15वें दिन के बाद अगर फीमेल का टेम्परेचर रोज़ वो मॉर्निंग में उठने के बाद अगर चेक करती है, अगर 0.5 डिग्रीज़ बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसमें ओव्यूलेशन हो रही है। सेकेंडली, जो वेजाइनल सिक्रीशंस फीमेल को महसूस होती हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। इनिशियली वो थिन होती हैं, सिक्रीशंस पतली होती हैं और बाद में वो स्टिकी हो जाती हैं, थोड़ी सी गाढ़ी सिक्रीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स उसमें ओव्यूलेशन हुआ है। और थर्ड इंडिकेशन होता है ओव्यूलेशन का, वो हम यूरिन में जो ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, हम उसमें चेक कर सकते हैं। और उसमें अगर हमारी ओव्यूलेशन LH सर्ज की किट वो शो कर रही है LH सर्ज, तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन होता है। तो वो साइकिल मतलब इस तरह से फीमेल मॉनिटर कर सकती है कि मेरे ओव्यूलेशन किस दिन हो रही है और उसके हिसाब से वो प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं अगर डॉक्टर के पास आने से पहले। परंतु अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, वो कुछ बेसिस पर ही की जाती हैं, तो वो टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए ताकि ये पता लग सके कि डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट किधर टारगेट करना है। तो ये सब मैं बेसिक चीज़ें आज समझाना चाहती थी कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन से हमें ज़रूरी हैं जो हमारे को इंडिकेशन देते हैं कि प्रेगनेंसी इजीली हो जाएगी या नहीं। धन्यवाद।